बजट अभी पूरा भी नहीं हुआ, उस बीच में जबरदस्त हंगामा होने लगा और उसके साथ ही अभी लोकसभा की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया है और उसके बाद फिर लंच के बाद कार्रवाई को एक बार फिर से बहाल किया जाएगा। शायद ये अपने आप में पहला मौका होगा जबकि रेल बजट को प्रस्तुत करते समय अपने आप में इस बजट को बीच रास्ते में दरअसल रोका गया। शायद ये अपने आप में पहला मौका होगा। रामकृपाल जी, जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो सब बातें सामने आ रही हैं और जो कुछ अभी तक बजट में रखा गया, मैं अगर सिर्फ 2 शब्दों में आपसे समझना चाहूं, इस बजट को आप क्या कहेंगे? थम्स अप, थम्स डाउन? देखिए, मैं इसके बीच ये कहूंगा कि उन्होंने जो हम ईमानदारी से जानना चाहते थे कि कितनी इनकम है और कहां से आएगा सारी चीज करने के लिए, मुझे लगता है कि वो स्पेसिफिक पर गए ही नहीं। एक जनरल उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ रेलवे पॉलिसी, आप कह सकते हैं कि रेलवे के नीति निर्देशक सिद्धांत पर उन्होंने एक भाषण दे दिया है। कुछ चीजें अच्छी हैं, मैं इसमें दो राय नहीं कहूंगा। जैसे मुझे अच्छा लगा कि पहली बार लॉन्ग रूट पे इस देश का कोई भी आदमी, कॉमन मैन, आम आदमी, बिना रिजर्वेशन कराए वो कश्मीर से कन्याकुमारी, तो इतनी बड़ी वो ट्रेन शायद एक आध चलती है, लेकिन वो दिल्ली से बॉम्बे जा सकता है, हावड़ा से जा सकता है, जो अब तक उसके लिए नहीं था। बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज हो गई है। और बाकी जैसा उन्होंने कहा कि हमसफर, उदय, अब इनका डिटेल क्या होगा स्वरूप, एसी क्लास की ट्रेनें होंगी, एक अच्छी चीज है। 2-3 चीजें, रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की बात की है और वो कॉमर्शियल लाइन पे, तो सीधे सीधे की जो कहा जा रहा था कि आज की तारीख में आप जैसे कारपोरेट करता है कि भाई आप एक जवाबदेही जिम्मेदारी तय करते हैं कि जो भी आप करेंगे एक टाइम बाउंड रिजल्ट ओरिएंटेड जो भी ब्यूरोक्रेट है वो करे। जैसा वो कह रहे हैं, कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो एक अलग की बात है। तो मुझको लगता है कि ये, मैं इस पर अब चूंकि मुझे ज्यादा डिटेल ब्रेकअप कुछ भी नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इसमें से 80% वो बातें हैं जो ऑलरेडी वो कहते रहे हैं। बिल्कुल, जैसे बायो टॉयलेट्स और उसके बाद अनमैन्ड क्रॉसिंग्स, लेवल क्रॉसिंग वगैरह। एक चीज और बताऊं, उन्होंने 2016-17 का नहीं कहा है, 2020 तक की, यानी एक तरह से विजन डॉक्यूमेंट है ये, कोई मिला करके कि पंचवर्षीय योजना रेलवे की क्या होगी, उसका एक फोकस है। वेंकट सिंह साहब, हम अब सहायक कहेंगे कुली को, रक्षक कहेंगे गैंगमैन को, और विकलांग अब दिव्यांग हो चुके हैं, तो हम क्या अपनी पूरी जो डिक्शनरी है उसको नई तरीके से परिभाषित करेंगे मोदी सरकार के तहत? और जिस तरीके से सारी बातें रखी गई हैं, इसका कुछ आपको, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, टेक अवे कुछ दिख रहा है? नहीं, ये टंग ट्विस्टिंग के अलावा कुछ नहीं है। दिव्यांग कहें, उसको कुछ भी कहें, उसका अंग तो वो भंग हो गया सरकार के तहत। और जिस तरीके से सारी बातें रखी गई हैं, इसका कुछ आपको, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, टेक अवे कुछ दिख रहा है? नहीं, ये टंग ट्विस्टिंग के अलावा कुछ नहीं है। दिव्यांग कहें, उसको कुछ भी कहें, उसका अंग तो वो भंग हो गया है। और अगर कुली को आप हेल्पर कहते हैं, इससे कितना बड़ा अंतर पड़ता है। पुलिस को डिमीन किया है आपने, जो आर्थिक मदद नहीं दी उसकी वजह से, और हेल्पर कह के भी उसको अगर गरीब रखते हैं तो फिर वो डिमीन होगा। तो मुझे लगता है कि शोशेबाजी कुछ शब्दों से, तेजस, उदय, मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत थी। बजाय इसके आप ठीक है कैटेगराइज कर दीजिए, सर्विसेज को कैटेगराइज करिए, उसके लिए एक नाम दे देते अच्छा है, लेकिन बड़े बड़े अच्छे हिंदी के नाम दे दिए। इशू ये नहीं है। मुझे इसमें इम्प्लीमेंटेशन कंपोनेंट बहुत कम नजर आया। मैं करीब 20 साल से बजट देख रहा हूं रेलवे का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन कंपोनेंट बहुत कम है। और ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आप ऑपरेटिंग रेशियो कैसे बेटर करेंगे, मॉपअप पैसा कहां से करेंगे। इसके लिए जो उन्होंने बताया पीपीपी वगैरह, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स इसके लिए राजी होंगी? हालांकि होना चाहिए उनको, क्योंकि डेवलपमेंट उनका हो रहा है। लेकिन हाँ, 1-2 चीजें हैं जो कि जनता को बेहतर लग सकती है। टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इनोवेशन कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके एक अभिजात्य वर्ग जो है, खास करके जो टेक्नोलॉजी सेवी है, वो अपने मोबाइल से टिकट बुक करा लेगा वगैरह वगैरह। ये कुछ सुविधाएं हैं जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से है, जो कि दी हैं। कुल मिला के आप देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूं इतिहास में कि बीच में बजट रोकना पड़ रहा है और लंच रिसेस हो रहा है, उसके बाद फिर से बजट पढ़ा जाएगा। आमतौर पे मैंने नहीं देखा है कि इस तरह का होता हो। तो ये अपने आप एक इसकी वजह क्या है? इतना नीरस बजट था कि अपोजिशन भी रिएक्ट करके उठने लगा।
उसकी जिसकी वजह से ये रिसेस करना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि अब इनको रियल कंपोनेंट पे आना चाहिए था कि आप एक्शन प्लान आपका क्या है, और ये जो हिंदी के शब्द वगैरह देते हैं ये सोचेबाजी है, इससे बहुत ज्यादा आप मुतासिर कोई नहीं होता। हसन साहब, अब आप डबल डेकर ट्रेन चलाएंगे, आप हैंड हेल्ड टर्मिनल्स से आप टिकट बेचेंगे, वेंडिंग मशीन प्लेटफॉर्म की है जिस पर आमतौर पर कभी कोई खड़ा ही नहीं हो पाता, मशीनें चलती नहीं है। कैंसिलेशन 139 का नंबर डायल कीजिए, उसके बाद आपको कोड मिल जाएगा, हो जाएगा। बार कोडिंग आपके टिकट की होती दिखाई देगी, सीसीटीवी कवरेज। क्या यही रेलवे बजट से उम्मीद की जानी चाहिए थी? नहीं, बजट तो है ही नहीं जी, बजट तो कहीं नजर ही नहीं आया। ये तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बड़ी खूबसूरत सी लुभावनी सी की स्पीच जनता को लुभाने के लिए बनाई जा रही है। किस हद तक वो इम्प्लीमेंट होगी, किस हद तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्या उसका फायदा होगा, क्या उसका नुकसान होगा, और क्या हम उससे अचीव कर पाएंगे, ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है उसके अंदर। वो तो बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा है जैसे किसी पॉलिटिकल पर्सन ने खड़े होकर किसी पब्लिक प्लेस पे एक स्पीच दे डाली हो। जी, बजट नाम की रेवेन्यू होता है, इनकम होता है, एक्सपेंडिचर कहाँ है ये सब? बिल्कुल, बजट नाम की कोई चीज तो नजर ही नहीं आ रही। इसलिए मेरा कहना, जो आपने सवाल पूछे हैं जी, वो टेक्निकल सेवी जो बजट बन रहा है वो ठीक है, लेकिन आप मुझे एक चीज बड़े आराम से बताइए कि उससे 95% वो जनता जो इन चीजों से कोई वास्ता नहीं रखती है, जिसके पास मतलब इस किस्म की मोबाइल को इस्तेमाल करने की मतलब क्षमता नहीं है या वो जानता नहीं है उसको, वो उससे क्या फायदा उठा पाएगी? हमारा 5% ओनली ट्रैफिक जो है वो रिजर्व ट्रैफिक है, और 95% ट्रैफिक हमारा अनरिजर्व ट्रैफिक है। उन लोगों को तो आप स्टेशन पे मतलब अगर भेज दें तो वो ये नहीं ढूंढ पाएंगे कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 3 पे, 3 से 4 पे जाने का रास्ता कौन सा है और किस तरफ को हमें जाना चाहिए और कैसे सामान जाएगा और कैसे वो मिलेगा। तो ये तो मतलब सिर्फ लुभानी सी स्पीच सी नजर आ रही है। बजट नाम की तो कोई चीज मुझे नजर नहीं आई। एक चीज पे मैं और कहना चाहूंगा, रेलवे बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग, मैं इसके पीछे बड़ी भारी एक कॉन्स्पिरेसी देख रहा हूं। मुझे बड़ा अजीब सा नजर आ रहा है। हम लोगों ने जब राकेश मोहन कमेटी आई थी जी, हम लोगों ने कारपोरेटाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को अपोज किया था जी, और उसको अपोज करने के बाद नीतीश कुमार जी को ये मानना पड़ा था कि हाँ, ये रेलवे के जो ऑफिसर्स और स्टाफ है वो सही बात कह रहे हैं, और उसको एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उसको काफी हद तक इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और रेलवे बोर्ड को भी कारपोरेटाइज किया जा रहा है, और मेरे ख्याल में रेलवे को प्राइवेट हैंड्स में देने की कोशिश करके रेलवे को बेचने की कोशिश की जाएगी, ये मेरा अंदाजा है। गौरव जी, देखिए, अगर अपन पूछें कि भाई बजट क्या होता है जी, तो उसकी एक सिंपल डेफिनेशन है कि फाइनेंशियल टर्म्स में आप अपने प्लान को बताते हो, वो बजट है जी। तो इसमें फाइनेंशियल टर्म्स क्या यूज हुई, पूरे आंकड़े कहाँ हैं, कितनी आप आय हुई, कितना व्यय हुआ। जैसे ऑपरेटिंग रेशियो पे एक बात कही गई कि नए जो वेतनमान के बाद भी 92% हो जाएगी। कैसे होगा, उस ऑपरेटिंग रेशियो हम कैसे पाएंगे? पर एक जो सकारात्मक पहलू है, क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल अभी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं विपक्ष इस बजट को कैसे देख रहा है। ग्राउंड जो तैयार हुआ कि किस तरीके से वो बिड्स लिए जाएंगे, वो सबसे अहम बातें होती हैं। आज के जमाने में जब ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होती है, वो सबसे अहम बातें होती हैं कि क्या अब फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा। वो चीजों का यूपीए की सरकार के समय फैसला हो गया था। उसके आगे वाला स्टेप सिर्फ ये था कि उसके बिड्स फाइनल करें। मुझे ये नहीं समझ आई कि ये पहली वाली बात को रिपीट कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने शायद कहा था कि 1350 के सिस्टम्स कॉन्ट्रैक्ट इश्यू हो चुके हैं, 350 का सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। मेरी तो नॉलेज में ये था कि इसके लिए बिड्स तो जब यूपीए की सरकार थी 1500 किलोमीटर इसके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए 1500 किलोमीटर के लिए तो बिड्स उसी वक्त मांग लिए गए थे। अगर उस वक्त पास नहीं हुए तो इसका मतलब कोई ना कोई कहीं कमी रही होगी, जिस कमी को जरूर दूर करना जरूरी होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको कोई बहुत बड़ी बात ना कहें कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे इन्होंने कुछ बिड्स कर दिए। वो तो एक रूटीन का आगे वाला इंक्रीमेंटल काम है। एक आप लाइन तय करते हो, आगे आगे उस पर कदम उठाए जाते हैं। हाँ, उसमें 3 इन्होंने नए आज ऐलान किया है, जो पहले तय हुआ है कि जब ये 2 बन जाएंगे, फिर एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न 2 कॉरिडोर हैं। एक तो लुधियाना से कलकत्ता तक, दूसरा बॉम्बे से लेके महाराष्ट्र तक। ये 2 कॉरिडोर्स का पहले है। अब इन्होंने कहा है नॉर्थ टू साउथ, एक इन्होंने कहा है ईस्ट टू वेस्ट, एक कहा है कोस्टल। ये भी पुराने तय हुए हैं कि जब ये इन दोनों पे काम होना शुरू हो जाएगा तो वो दूसरे बनेंगे। तो ये भी कोई नई चीज नहीं। और फिर मेक इन इंडिया का बहुत शौक है ज्यादा कहने का।
यूपीए सरकार भी हमेशा कहती थी कि हिंदुस्तान को हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, और उसी के तहत ये 2 लोकोमोटिव फैक्ट्रीज की जो इन्होंने बात की है, ये तो बहुत पहले का है। इसमें भी बहुत लंबी एक प्रोसेस होता है जिसके बाद आप इस चीज पे पहुंच पाए कि इसका फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा। वो भी तय हो गया था जब मैं था वहां उस वक्त। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने, क्योंकि बहुत बड़ी ये आकार की चीज थी, ये किसी इंडिविजुअल का फैसला लेने वाला नहीं था, ये यूपीए सरकार के समय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक तय हुआ था, स्पेशल इसके लिए बनाया गया था। उसमें से ये भी तय हो गया था कि इसका क्या प्रोसेस करना है। तो ये कहें कि अब मेक इन इंडिया का इन्होंने पहली बार ये कदम उठा लिया कि 2 बड़े लोको इंजनों के जो कारखाने लग रहे हैं, ये बिहार में हैं 2, ये पुराने हैं, ये भी नया नहीं है। तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती, लेकिन मैं आशा जरूर करूंगा कि जो कुछ इन्होंने कहा है उससे लोगों को सहूलतें मिले, लोगों को बेहतर मिले। लेकिन अगर आप फिर देखें, वो आशा जो मैंने पहले कहा था वो नजर नहीं आती, क्योंकि पिछली बार एक छोटी चीज थी। इन्होंने कहा था 400 रेलवे स्टेशन पर हम वाईफाई मुहैया कराएंगे। 400 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई मुहैया कराने की बात पिछले बार कही गई थी। इस बार रेल मंत्री का कहना है कि 100 स्टेशन पर वाईफाई मुहैया कराई जा रही है, जिससे बढ़ाकर फिर 400 रेलवे स्टेशन का टारगेट रखा गया है। यानी कि पिछले बार के बजट और इस बार के बजट में जो तमाम घोषणाएं की गई हैं, उसका ब्यौरा भी हम आपके सामने पेश करेंगे। गौरव जी, आप अभी अपनी बातों को रख रहे थे और बड़ी स्पष्टता से आप कहना चाह रहे थे, लेकिन अभी हम एक फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं जिसके लिए पिछले 25 साल से देश संघर्ष कर रहा है। हम 3 और नए फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर, मुंबई, खड़गपुर, विजयवाड़ा। ये फ्रेट कॉरिडोर क्या सपने में बनेंगे? जमीन कहां से आएगी? पैसे कहां से आएंगे? देखिए, ये इन चीजों पर ये बजट साइलेंट है, पर मैंने जैसा बजट के पहले भी बोला था कि इस बजट में ज्यादा फोकस या ज्यादा रिकमेंडेशन या ज्यादा ध्यान जो फ्रेट माल भाड़े पे रहेगा, और उसके लिए ये 2-3 बातें बड़ी अच्छी कही गई है। अब अमल कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज 90% माल भाड़ा 10 कमोडिटी से आता है, तो क्यों ना उसको व्यापक बनाया जाए। तो ये बातें जो हम यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के कह रहे थे, वो बातें उन्होंने कही, पर इस बजट में हमको ये उनसे जानना था कि इन सब चीजों के लिए पैसा कहां से आएगा, ये फ्रेट कॉरिडोर का एग्जैक्ट बजट क्या होगा और ये कब तक बनके तैयार होंगे। तो ये चीजें इस बजट से मिसिंग थी, पर फ्रेट पर फोकस एक अच्छी, मैं बोलूंगा इस बजट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। दूसरा एक छोटा सा एक इश्यू, जैसे रेलों में सुविधाओं को जो ध्यान में रखा और हाइजीन स्टैंडर्ड्स जो रेलों में बढ़ाने की बात है, तो वो जैसा कि हमारे फेलो पैनलिस्ट भी बोल रहे थे कि इसका इम्पैक्ट है वो मासेस पे नहीं पड़ता है। जो रिजर्व्ड और एसी कंपार्टमेंट्स में चल रहे हैं, वाईफाई है या बच्चों के शिशुओं को दूध पिलाने की व्यवस्था है, तो ये इसका मैसिव इम्पैक्ट नहीं है। बिल्कुल। आइए अब जरा हम चलते हैं, हम जरा लोगों की प्रतिक्रियाएं भी ले लें। हमारे 3 सहयोगी, हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, पुलकित, मधुरेंद्र और यासिर। सबसे पहले मधुरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, रेल भवन में क्या इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि भाई बजट सत्र में रेल बजट पेश किया जा रहा है और बीच में हंगामा इतना ज्यादा हो जाता है कि लंच के लिए ब्रेक करना पड़ता है? ये शायद अपने आप में पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है रेल बजट। या बिल्कुल, देखिए, रेल भवन में सबसे बड़ी बात यह थी कि तमाम रेल के जो कर्मचारी हैं हर ग्रेड के, वो रेलवे के इस बजट पर इस नजरिए से देख रहे थे कि 7वें वेतन आयोग को लेकर क्या घोषणाएं होगी, उनके हिस्से में क्या आएगा। तो इस बात पर सबसे ज्यादा जोर था, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हंगामा हुआ, पूरा विपक्ष लगातार रेल बजट को सुनता जा रहा था, और फिर जाके हमने देखा कि किस तरह से वो एक कंसेंसस पे पहुंचे कि अब यहाँ पर हंगामे की नौबत आ गई है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पवन बंसल कह रहे थे, या फिर जो प्रतिक्रियाएं उभर कर सामने आ रही है, उसमें कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जो उनका अपना एजेंडा था उसी को सरकार नए रूप में पेश कर रही है। नए ट्रेनों की घोषणा नहीं हो रही है, लेकिन अंत्योदय की बात करें, तेजस की बात करें, हमसफर की बात करें, तो इस घोषणाओं से साफ है कि सरकार आने वाले दिनों में इन ट्रेनों को उतारेगी। और जाहिर सी बात है कि इसकी घोषणा की सूची नहीं है, लेकिन हर वर्ग को टारगेट करके ट्रेनों को लाया जा रहा है। कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात की जा रही है, फ्रेट कॉरिडोर का एक तरह से बात किया जा रहा है, जिसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और इस कोस्टल एरिया में बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिससे ट्रैक्स खाली हो, नई ट्रेनों को लाना संभव हो पाए। तो जाहिर सी बात है कि कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस है, सिक्योरिटी पर फोकस है, और इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि सुरक्षा से लेकर खान पान, IRCTC के दायरे को बढ़ाना, इन चीजों को बजट में खासतौर पर शुमार किया गया है। बहुत धन्यवाद। पुलकित, क्या बता रहे हैं लोग?
लोगों को संतुष्टि है इस बात को लेकर कि भाई अब एयर कंडीशन ट्रेन चलेगी जिसमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। अनमैन ट्रैफिक स्टेशन जो हैं वो 350 को बंद किया गया है, बाकी 2020 तक बंद कर दिए जाएंगे। तेजस और तमाम तरह की बातें। लोग क्या कह रहे हैं? क्या ये बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है? लोगों से ही पूछ लेते हैं। 2020 तक आपको टिकट आराम से मिल पाएगा, किसी भी टाइम मिल पाएगा। तमाम तरीके की सुविधाओं की घोषणा, साफ सफाई, हालांकि अभी तक कोई किराया बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं हुई। नहीं, किराया बढ़ाइए, किराए में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ सफाई जो है टॉयलेट की और परिचालन का जरूर ध्यान रखिए। जो ट्रेनें इतनी लेट होती हैं, घंटों टॉयलेट्स की घोषणा की है, 17,000 बनाए जाएंगे। की तो है, लेकिन लागू तो होना चाहिए जल्द से जल्द वो। आपको क्या लगता है? किराए की कोई घोषणा नहीं है, लेकिन 2020 तक जो है आपको किसी भी वक्त टिकट आसानी से मिल पाएगा। और बहुत सारी चीजें बोली हैं कि एफएम जैसी सुविधाएं, अब आप मनोरंजन भी ट्रेन में कर पाएंगे। ये रेल बजट में नया, अभी रेल बजट का ये कोई दिखाया नहीं है। ये दिखाना चाहिए थे कि 33% महिलाओं को कोटा मिलेगा। ये जरूरी है सर, इससे क्या होगा, लेडीज को आराम मिलने से आदमी चैलेंज फ्री हो जाएगा थोड़ा। चलिए, लोग अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि उनके फायदे और नुकसान की बात कहाँ आ रही है। आइए चलिए आपको बैंगलोर ले चलते हैं, यासिर के पास। यासिर, ट्रेन में आप एफएम रेडियो सुन सकते हैं, उसके बाद वाईफाई फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 स्टेशनों को वाईफाई करने का प्रोजेक्ट था, 100 हुए हैं, अभी बाकी दिल्ली दूर है। क्या लोग संतुष्ट हो जाएंगे इन तमाम योजनाओं से, घोषणाओं से? जी बिल्कुल, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, जिस तरह से घोषणाएं आज हुई है इस बजट में, दक्षिण भारत के लिए खासतौर पे कुछ मिला नहीं है, लेकिन जिन सुविधाओं का ऐलान किया गया है, क्या इससे संतुष्ट लोग हैं? लोगों से सीधे पूछते हैं। बजट आपने सुना, जिस तरह से कहा गया वाईफाई दे देंगे और फिर एंटरटेनमेंट के लिए एफएम, क्या आप संतुष्ट हैं इस बजट से? ये बजट देखा जाए तो ओके है, इसको इतना बुरा भी नहीं कर सकते, इतना अच्छा भी नहीं, लेकिन जिस तरह से अभी रेलवे बजट ऐलान किया है ये ठीक ही है। जो डेवलपमेंट अभी वाईफाई की सुविधा हो गई, पेपरलेस सिस्टम हो गई, जो बायो टॉयलेट्स अब डिक्लेयर किए हैं, फिर बाद में न्यू बर्थ बेबी के लिए और मेनली फॉर वुमेन सेफ्टी, सो इट्स ओके। तो आप देख रहे हैं कि ओके है, 50-50 मार्क्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर इस बजट को। तो अभी जो इनिशियल प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हमने आपके सामने रखी। लोगों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। धीरे धीरे समझ में आएगा। इम्पैक्ट कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगता है, तो ये जोर का झटका धीरे से लगने वाली स्थिति है। सर, आपके हिसाब से जो अभी रेल बजट में प्रावधान और जो बातें सामने रखी गई हैं, क्या उसका कुछ भी आम आदमी का फायदा होता दिख रहा है, या ये शोषा वाला बजट है? देखिए, मेरी समझ से ये बजट भाषण जो है जी, इसे हम लोगों को सरकार की क्या सोच है और रेल मंत्री महोदय की क्या सोच है, उसकी तरफ ये स्पीच इशारा करती है जी। उनके भाषण से ये स्पष्ट होता है कि रेलवे को जो एक ट्रेडिशनल ढंग से, स्टीरियोटाइप ढंग से चलाया जा रहा है पिछले 150 साल से, उसमें बदलाव की जरूरत है।